शुरुआत करता हूँ। यूनिट नंबर 1 यूजीसी एमपी सेट का जो सोशोलॉजी सिलेबस है उसका यूनिट 1 कवर हो चुका है ना। आज हम लोग देखेंगे जो लास्ट पॉइंट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरई, एम एन श्रीनिवासन और इरावती कर्वे, इनके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। और कल आपकी क्लास जो चलेगी वो शोध प्रविधियाँ और मेथड्स यानी सामाजिक यथार्थता की अवधारणा क्या है, विज्ञान का दर्शन, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक विधि, ज्ञान मीमांसा, व्याख्यात्मक परंपराएं, इन सभी पॉइंटों पर हम लोग जो है कल की क्लास में चर्चा करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट रहेगा शोध अभिकल्प का निरूपण, फिर परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, फिर तकनीकें, कौन कौन से टेक्निक है। ठीक है। और फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से हम लोग आगे बातचीत करते चलेंगे। फिलहाल आज हम लोगों ने कुछ प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने, आज का ये पहला प्रश्न है। इसी पीडीएफ में मैंने महात्मा गांधी जी का क्वेश्चंस था और आप लोगों को महात्मा गांधी जी के जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों पर मैं आप सबसे बातचीत कर चुका हूँ, है ना। उसकी वीडियो भी आप लोगों को मिल गई होगी, है ना। तो इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का ये पहला सवाल है। बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये सवाल आपके सामने है, ज़रा बताइए जवाब। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए प्लीज़? क्या नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए जी। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही जाएगा और मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोगों से बताया है और उसमें आप सभी से ये भी बताया है मैंने कि इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था वर्ष 1923 में। अंबेडकर जी जब भारत लौट कर आए थे और मुंबई में वकालत की प्रक्रिया को स्टार्ट किया था तो उसी दौरान ये शब्द देखने को मिला था, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई विधान परिषद का सदस्य कब मनोनीत किया गया था? वर्ष 19 क्या बता रहे हैं आप? 1920 हाँ 1927, है ना। 1927 में ही मुंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। विधान परिषद में उन्होंने दलित समाज की स्थिति का बहुत मार्मिक चित्रण किया, है ना। सामाजिक जो अछूतोद्वार कार्यक्रम थे उन्हीं के अंतर्गत उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। कब किया है? अगस्त 1936 में किया था, है ना। यही पढ़ा था आप लोगों ने, बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए थे। भारतीय बुद्ध महासभा किसने की थी? भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना किसने की थी? ये सवाल आपके सामने है। इस जवाब होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला सही चला जाएगा। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना सन 1955 में इसकी स्थापना किया गया था और इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, है ना।
तो स्थापना कब हुई? उन 1955 में, ठीक है। और 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार। हाँ, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था के प्रबल आलोचक थे? प्रबल वर्ण व्यवस्था की ओर। डॉक्टर आम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेसिकली वर्ण व्यवस्था में अगर इन्होंने बात किया है तो चतुर्वर्गीय व्यवस्था में प्रबल थे। किस में थे ये? चतुर्वर्णीय व्यवस्था में, है ना, ठीक है। प्रबल आलोचक थे, ये बात ध्यान रखिएगा। और हिंदू व्यवस्था का संगठन 4 वर्णों के आधार पर है। आप लोगों को शायद पता भी है 4 वर्ण। जी सर। हाँ, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय और वैश्य एंड शूद्र, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, किसने कहा कि अब हमारा विश्वास ना तो गांधी पर है और ना ही कांग्रेस पर? यदि हमारा विश्वास है तो वह अपना उद्धार करने पर है। ये डॉक्टर बी। हाँ, अगर यहाँ पर स्टेटमेंट या इसकी डेफिनेशंस पूछी गई है इस सवाल का, तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि इसका जवाब आप लोग क्या? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे 56 के बारे में। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया? ये तो सवाल इम्पोर्टेंट है ही है, आपको पता है, और अनुच्छेद बता भी सकते हैं। 7, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि अंबेडकर के बारे में किसने कहा कि बौद्ध धर्म में मार्क्सवाद का नैतिक और सहिष्णु विकल्प खोजा और उसके अनुयायियों को उन्होंने गर्व के साथ 20वीं शताब्दी में, है ना, बोधिसत्व कहा। 20वीं सदी का बोधिसत्व का नाम से पुकारा है। ये इम्पोर्टेंट शब्द है, ये मान की डेफिनेशंस प्रस्तुत होगी। डी वर्मा जी। हाँ, यहाँ अभी अगर आपने कहा है कि डी वर्मा जी का नाम, तो आपने यहाँ पे करेक्ट जवाब दिया है। अंबेडकर के बारे में किसने कहा है इस तरीके के शब्द, ठीक है। तो डॉक्टर वी, है ना, वी वर्मा, डॉक्टर वी, यहाँ पे डॉक्टर डी नहीं होगा, डॉक्टर होगा। वीडी है। हाँ, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर वीपी होगा। मैं डॉक्टर, ठीक है, वी पी वर्मा, परिभाषा याद होनी चाहिए, है ना। अब ये आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में, ठीक है, मार्क्सवाद का नैतिक और सहिष्णु विकल्प को खोजा, है ना। साथ ही साथ कहा कि उनकी अनुयायियों ने उन्हें गर्व के साथ 20वीं सदी का बोधिसत्व का नाम दिया। और ये जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन में सी, डॉक्टर वी वर्मा का नाम। निम्नलिखित कृतियों में से अंबेडकर की कृति कौन सी है? ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ आप सभी लोगों को देखना ऑप्शन में, अनटचबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं आप। बाकी क्या इन या एन हिलेशंस ऑफ द कास्ट, है ना, द बुद्धा एंड हिज धर्मा, या हिज ड्रामा की भी बात करें तो भी रोल इन्हीं का आता है। तो आप इसको सभी लोग कहेंगे 1957। अनटचबिलिटीज़ का नाम हु आर दे की बात करेंगे तो 1948, है ना। एनिहिलेशंस ऑफ द कास्ट की अगर आप बात करेंगे तो 1936,
1936। तो ये तो सभी है ना, ऑप्शन डी होगा सही। जी सर। द बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नामक पुस्तक किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है? सन 1980 की किताब है ये। बी आर अम्बेडकर जी। अम्बेडकर। द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक कौन लिखा है? ये सर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने। हाँ, यहाँ अगर आपने मुझे जवाब दिया है राधा कमल मुखर्जी का नाम, तो करेक्ट जवाब होगा द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ 1964 में आया था। अभी कल हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा भी किया था, राधा कमल मुखर्जी के बारे में, है ना। ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने संपूर्ण सामाजिक संगठन और व्यवस्था का आधार क्या माना था? संपूर्ण सामाजिक संगठन मूल्य। और व्यवस्था का आधार क्या माना था? आपने अगर जवाब दिया है यहाँ पर मूल्य, तो बहुत अच्छा। ये ट्रिक है, जब भी राधा कमल मुखर्जी का नाम आएगा मूल्य के आधार पर ये बात करेंगे। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों के सिद्धांत पर बात करेंगे, जहाँ लक्ष्य, आदर्श, मान्यता, वैल्यूज होंगे। मूल्यों के संस्तरण की बात करेंगे, भीड़, स्वार्थ समूह, समाज और जन समुदाय, है ना। इनका नाम तो वैल्यूज से जुड़ा हुआ है ना। यह आसान सा सवाल था और आपने जवाब भी दिया है डी वाला। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि मनुष्य एक आत्मज्ञानी है? मनुष्य एक आत्मज्ञानी है और द्वंद्वमय चिंतन करता है। ये किस विद्वान की डेफिनेशंस दर्शाई गई? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। ओके, मनुष्य एक साथ विचारात्मक और आत्मज्ञानी प्राणी है। मुखर्जी का यह विचार है कि मनुष्य द्वंद्वमय चिंतन करता है और द्वंद्व में रहता है ना। तो मनुष्य समस्त सामाजिक संबंधों और पृष्ठभूमि में जीवन मूल्य कहीं परस्पर विरोधी हैं, तो कहीं उसमें एक रूपता भी है ना। लेकिन व्यक्ति इन द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति की ओर सदैव सजग नहीं रहता है और ना ही उनका यह स्वभाव है कि सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और अपने प्रतिद्वंदी का तीव्र विरोध कर सके। तो ऐसा स्टेटमेंट देने वाला अगर कोई विद्वान भी है तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 63, मूल्यों का स्वरूप अमूर्त होता है और समाज के सभी सदस्यों को अपने समाज के प्रति उनका संबंध भी होता है। सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे? संवेदना, विकसित से है ना। क्या होना चाहिए? संवेदना होना चाहिए। कहने का आशा ये है कि जब मूल्य का आधार ये बता रहे थे, तो मूल्यों का स्वरूप उन्होंने अमूर्त कहा और मूल्य समाज के आदर्श होते हैं। समाज के सभी सदस्यों का अपने समाज के मूल्यों के प्रति एक संवेगात्मक संबंध होता है और संवेगात्मक संबंध को आधार बनाते हुए इन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने धर्म के धार्मिक मूल्यों के अनुसार यह मानकर व्यवहार करता है कि उसके लिए सही व्यक्ति वही है। तो उसी के आधार पे 5 मूल्यों को इन्होंने समझाया था और मैंने आपको 5 के 5 नोट भी करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, प्रजातंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता का विरोध करने का अधिकार किस प्रकार का मूल्य है? प्रजातंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का विरोध करने का अधिकार एक सामान्य प्रकार का मूल्य है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है या एक अमूर्त सामाजिक मूल्य के रूप में जाना जाता है। सामान्य। अब क्या होना चाहिए? ए ए, सामान्य मूल्य। बिल्कुल, देखिए ये पहला उनका मूल्य था, है ना, जहाँ मूल्य कई स्तरों पर पाया जाता है लेकिन कुछ मूल्य सापेक्षिक दृष्टि से अधिक अमूर्त होते हैं। उन्हीं के आधार पर इन्होंने बताया था। समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? अपनी ही जाति से करते हैं और ये किस प्रकार का मूल्य है? क्वेश्चन नंबर 65।
निश्चित मूल्य है। कैसा मूल्य है ये? निश्चित। हाँ, ये निश्चित मूल्य है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सवाल परीक्षा में अगर बन जाए कि समाज में विवाह अपनी ही जाति से करते हैं या किस प्रकार का मूल्य है, तो ये निश्चित मूल्य को दर्शाएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि विभिन्न मूल्यों के बीच अक्सर संघर्ष होता है ना? विभिन्न मूल्यों के बीच अक्सर संघर्ष होता है। आपसी संघर्ष के परिणाम कौन से हैं इसमें? देश। ओके, आप इस सवाल का जवाब मुझे बता रहे हैं, ये लेकिन गलत होगा। यहाँ पे देखिए, ये एक बात है कि विभिन्न मूल्यों के बीच अक्सर संघर्ष हो रहा है और आपसी संघर्ष के परिणाम के स्वरूप ये सवाल पूछा गया है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, वयस्क मताधिकार, यानी सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी जवाब होगा। क्या होना चाहिए यहाँ पे? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आधुनिक प्रजातांत्रिक मूल्य जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, वयस्क मताधिकार हो गया, शिक्षा पाने का अधिकार हो गया, ये सभी जो है आपसी संघर्षों का परिणाम है। ठीक है, सर वेस्ट मताधिकार मतलब इसके बारे में। वयस्क मताधिकार, देखो आधुनिक प्रजातांत्रिक मूल्य है ये जो है, आधुनिक आज का प्रजातांत्रिक मूल्य। आधुनिक प्रजातंत्र का मतलब जानते हैं, लोकतंत्र एक प्रकार को रिलेट कराता है। जी। प्रजातांत्रिक मूल्य, तो आज के प्रजातांत्रिक मूल्यों में अगर हम बात करें, क्या आपको अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से अभिव्यक्त करने के लिए कहा गया है कि नहीं कहा गया है, यानी ये पॉइंट है। क्या धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको बताया गया है, ये भी पॉइंट आपके परिप्रेक्ष्य में होगा। क्या आपको वोट देने का अधिकार है, यानी वयस्क मताधिकार है आपके पास, ये भी है। क्या शिक्षा पाने का अधिकार आपके पास है कि नहीं है, ये भी है। इसी तरीके से ये आपसी संघर्षों का परिणाम है, जो विभिन्न मूल्यों के बीच में अक्सर संघर्ष होता रहता है। और मैं आपको कहूँगा कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, है ना? तो इस प्रक्रिया में इसे आधुनिक प्रजातांत्रिक मूल्य के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, किसने कहा है कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है? जी, डॉक्टर। जी, यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन जवाब दिया है सी को, राधा कमल मुखर्जी का नाम, तो आपने करेक्ट जवाब दिया है। ठीक है, इन्होंने अपनी बातों को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया है कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला प्राणी है, और ये बात सत्य भी है। ठीक है, ये बात सत्य भी है, और उनका मूल्यों का समाजशास्त्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। किसी भी संस्कृति का केंद्र बिंदु, किसी भी संस्कृति का केंद्र बिंदु और उसकी प्रकृति क्या है? वस्तु है, समाज है, मूल्य है या व्यक्ति है? किसी भी संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या हो सकता है? मूल्य। बता सकते हैं आप लोग भाई, ये आसान सा क्वेश्चन है। समाज होगा सर। हाँ, क्या होना चाहिए? समाज। समाज कैसे होगा? किसी हाँ सर, मूल्य मूल्य। का, किसी भी संस्कृति का केंद्र बिंदु, उसकी प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति क्या है? तो उन संदर्भों में अगर हम बात करेंगे सर, तो ये वैल्यूज़ आता है, मूल्य आता है। और ये नाम द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़ में 1949 में कहा है कि मनुष्य मूल्यों की रचना करने वाला और मूल्यों पर अमल करने वाला एक प्राणी भी है, और मनुष्य मूल्यों का स्रोत नहीं बल्कि मूल्यों का निर्णायक होता है, जो समूहों और संस्थानों के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए अंतर्वैयक्तिक लक्ष्य, संबंध, व्यवहार में बिखरे पड़े हुए हैं। तो कभी कभी वैयक्तिक मूल्य और सामाजिक मूल्य के बीच में अंतर देखने को मिलता है।
तो उसी संदर्भ में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जी का ये स्टेटमेंट है, किसी भी संस्कृति का केंद्र बिंदु उसकी प्रकृति है, और वो है वैल्यूज। ऑप्शन सी आपका सही होगा। मूल्यों की उत्पत्ति व विकास कहाँ होता है? उत्पत्ति और विकास कहाँ होता है, ये आपके सामने सवाल दिया गया है। सामूहिक संबंध की यहाँ अगर आपने ऑप्शन नंबर सामूहिक संबंधों की रचना में दर्शाया है तो सही दर्शाया। मूल्यों की उत्पत्ति और विकास सामूहिक संबंधों की रचना में होता है, इसलिए जब भी संस्कृति में परिवर्तन होते हैं तो नए मूल्यों का जन्म होता है। उन्होंने मानव को खोज करने वाला और मूल्यों का निर्माण करने वाला प्राणी माना है, तो उन्हीं के आधार पे तो मूल्यों की उत्पत्ति के जो स्तर बताए गए थे वो 4 बताए गए थे, जिनमें से एक आया था लक्ष्य, दूसरा आया था आदर्श, तीसरा मान्यताएं और चौथा मूल्य। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला सही जाएगा केवल। क्वेश्चन नंबर 70, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर बंधुत्व की प्राप्ति कैसे करता है? कैसे करता है? स्वार्थ समूह द्वारा, समाज द्वारा, जन समुदाय या भीड़ द्वारा? ये मूल्यों का स्तर से सवाल। जन समुदाय। जी, यहाँ जवाब होना चाहिए आपका जन समुदाय। जन समुदाय एक श्रेष्ठ नैतिक सामाजिक मूल्य है और इसी स्तर पर जब भी मानव पहुँचता है तब अपनी भूख प्यास आवश्यक तथ्यों की पूर्ति करके बंधुत्व के आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ जाता है ना, आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ जाता है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 70 का सही ऑप्शन जो होगा वो जन समुदाय होगा। जन समुदाय, क्योंकि आप समझ लीजिए कि इस स्तर पे जब भी मानव पहुंचता है तब अपनी भूख प्यास और आवश्यक जो तत्व होते हैं उसकी पूर्ति जो है करके बंधुत्व के आध्यात्मिक मूल्यों से, जैसे प्रेम, समानता, एकता आदि को विकसित करता है, वो चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत होती है ना। समाज, देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ, समाज में समानता और न्याय की अभिव्यक्ति होती है। सवाल में कहीं ये कि समानता और न्याय की अभिव्यक्ति, सामाजिक जीवन में समानता और न्याय को बनाए रखने के लिए आवश्यक मूल्य, ये सवाल नहीं है। अगर ऐसा होता न्याय वगैरह की बात, अभिव्यक्ति वगैरह की बात, तब आप समाज लगाते हैं, है कि नहीं? और यदि मान लीजिए कहीं अगर बात होता वर्ग रहित संघर्ष को, नैतिक सिद्धांत को आधार पे संघर्ष निरंतर चलता रहता है, तो उस कंडीशन में आप स्वार्थ समूह सोचते हैं, है ना। तो हालांकि यहाँ सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है राधा कमल मुखर्जी की, ये आपको जवाब बताना है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज़, मैंने आपको बताया है अभी भी, ये भी है, 1949 का नाम देखने को मिलता है इसमें। कास्टिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये भी कॉन्सेप्ट उन्हीं का है। द वननेस ऑफ मैनकाइंड, ये भी शब्द उन्हीं का आता है। तो ये तीनों अगर हम बात करते हैं राधा कमल मुखर्जी की कृतियों के रूप में प्रकाशित हुआ है। द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1964। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के 1945 और 50 के दौरान अध्यक्ष है? ये नाम अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, गोविंद सदाशिव घुरई का नाम, समाज शास्त्र रहे हैं ये, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के में इन्होंने रिवर्सर्स के पास रहकर अनेक लेख लिखा था। इन्होंने जाति प्रजाति सिद्धांत पर इन्होंने बहुत शोध किए, और मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रोफेसर एमरिट्स
है ना। मुंबई विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हेतु एक नया प्रोफेसर एमरीस नामक पद बनाया गया और एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के वर्ष 1945-50 तक अध्यक्ष रहे घुरई महोदय, है ना। और इन्होंने ही इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की। वर्ष 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के दौरान जब बात किया जा रहा है 1945-50 में, तो जीएस घुरई का नाम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी नामक स्थापना किस विद्वान ने किया है, तो नाम क्या होना चाहिए, जीएस घुरई का नाम आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं, ये सवाल एग्जाम में जरूर इनसे एक सवाल आने वाला है। भारत विद्या शास्त्र परिप्रेक्ष्य में कौन संबंधित है, भारत विद्या शास्त्री के अंतर्गत बात हो रही है, yes, यहाँ पर कौन इनसे संबंधित है, जवाब क्या होना चाहिए, yes, जीएस घुरई का नाम आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब आएगा, जीएस घुरई का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जातियों और प्रजातियों में अंतर भारतीय संस्कृतियों एवं भाषाई आधार पर किसने किया है। देखिए, जाति प्रजाति का जो सिद्धांत था, इथिक थ्योरीज ऑफ कास्ट पर एक लेख लिखा था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और वो जीएस घुरई का नाम ही आता है ना, जीएस घुरई का नाम आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात भी करूँगा कि जाति प्रजाति या जनजातियों में अंतर भारतीय सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर किसने ये प्रक्रिया को दर्शाया है, तो आप सभी लोग को मैं कहूँगा कि जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को, जीएस घुरई का नाम, जीएस घुरई का नाम। ठीक है, ये बात आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल, कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, बताइए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 की किताब रही है ये, बताइए। yes, जीएस, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, जीएस घुरई नाम होगा, ऑप्शन नंबर घुरई। बी आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, मैंने अभी भी आपको बताया था 1952 में, 1952 में ना, और ये नाम किसका आएगा, जीएस घुरई का, घुरई। जीएस घुरई का नाम आएगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दी है, श्रीनिवासन। संस्कृतिकरण की अवधारणा में अगर आपने जवाब यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवासन का नाम, तो आपने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव किया है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवासन, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एम.एन. श्रीनिवासन पर निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रभाव, रेडक्लिफ ब्राउन और पिचर्ड। रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड का नाम आता है, आपने सही जवाब दिया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ, इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग करके किताब लिखा था, बड़ा फेमस किताब रही, वो परीक्षा में आया भी हुआ है सवाल, कुर्ग करके, और उस पर उन्होंने एक थेसिस लिखी थी, है ना। और सर्वप्रथम उसी संस्कृतिकरण की जब अवधारणा उन्होंने प्रकट किया, तो उस दौरान ये सबसे अधिक जो प्रभावित रहे हैं वो रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड से अधिक प्रभावित थे, और विकल्प आपका यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। श्रीनिवास ने किसके अध्ययन के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त किया था, रामपुर संस्कृति। श्रीनिवास का रामपुरा गांव का संरचनात्मक प्रकारात्मक जब अध्ययन किया था, तो उस समय ये क्रिया देखने को मिली थी। अतः आप सभी लोगों का जवाब जो ए की तरफ जा रहा है वो करेक्ट जवाब है। ठीक है, रामपुरा। सन 1948 में रामपुरा गांव की कुल जनसंख्या जो बताई गई थी, वो बताई गई थी 1523। ठीक है, जिसमें से 19 हिंदू जातीय मुसलमान निवास करते थे। अधिकांश जातियां भी अपनी परंपरागत जातीय व्यवसाय में संलग्न भी थी। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि विकल्प है आपका पहला सही होगा। सर, इसमें आपने कहीं लिखाया था कि 18-19 से हिंदू रहते थे। 18
मतलब 18-19 ऐसे कुछ आपने लिखा था कि हिंदू रहते थे। मैंने आपको ये लिखवाया था कि 19 1523 जो है उसमें कुल जनसंख्या जिसमें से 19 हिंदू जातियां रहती थी। हाँ हाँ जी सर। हिंदू जातियां 19। ठीक है, ये मैंने आपको लिखवाया था, तो ये आपका सही रहेगा। ठीक ठीक ठीक। संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं। संस्कृतिकरण से एम केवल सी नंबर सर। पदमूलक शब्द क्या होते हैं, यहाँ पे परिवर्तित होते हैं, संरचनात्मक नहीं होते हैं। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया एम है? सी नंबर सर। सी नंबर में नाम आ रहा है एम.एन. श्रीनिवासन का नाम, और आपने यहाँ पे सही जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 82 का, विकल्प सी सही होगा। संस्कृतिकरण की अवधारणा में भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो ये भी पदमूलक होगा सर। यदि आपने यहाँ पे पदमूलक शब्द बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 का जवाब में बी जवाब, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। संस्कृतिकरण आंशिक रूप से किसकी गतिशीलता को समझने में सहायक होती है? ए नंबर सर। आंशिक रूप से, है ना, किसकी गतिशीलता को समझने पर बल देता है? तो आप सभी लोगों ने बताया है जातीयता, तो विकल्प आपका पहला वाला सही होगा। भारत का गांव, विलेज, विलेज जो है इंडिया विलेज, भारत का गांव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों ने 22 अगस्त को देखा भी होगा सोशल वर्क में परीक्षा ऑनलाइन। एम.एन. श्रीनिवासन ही था ये तो। बिल्कुल, अगर आपने 85 का जवाब अगर बी को लगाया है एम.एन. श्रीनिवासन का नाम, तो सही जवाब लगाया है। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर का प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है, आप जवाब भी दे सकते हैं। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर का सर 42 सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ 66 या 42 में। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अभी आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इंडिया सोशल स्ट्रक्चर है, तो आप नाम लगाएंगे 1969, 69। 1969 लगाएंगे, ये वाला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87, इरावती कर्वे के अध्ययन का कुल विषय, मुख्य विषय क्या रहा है? नातेदारी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मूल्य, जो वैल्यूज़ की बात मैं कर रहा हूँ, मूल्य, वो किस विद्वान से संबंधित रहा है? सर बुराई बुराई से। अरे मूल्य कहाँ बुराई का था? अच्छा मूल नहीं मूल नहीं। तब बताओ, मूल्य नहीं तो फिर किसका नाम? अरे भाई, मूल्य नहीं तो राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है। हाँ राधा कमल मुखर्जी का जी जी। राधा कमल मुखर्जी का नाम आता है। चलो कोई नहीं, लेकिन इतना जल्दी जल्दी भूल हो जाओगे कि भाई, ये तो मैं उम्मीद नहीं कर रखा हूँ आप लोगों से। नहीं नहीं सर, आप जो पढ़ाते हो ना वो मेरे को बहुत फास्ट याद होता है, मैंने ये चीज देखा है। अब अच्छा वो जी, मैंने रिवीजन नहीं किया तो वो मेरी गलती है सर। चलो कोई नहीं। आगे देखिए, जाति व्यवस्था एक नातेदारी समूह है ना, और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता बताइए क्या हो सकती है? जाति व्यवस्था दोनों होगी सर, ए और बी। नाते, नहीं नहीं हाँ ए और बी दोनों होगी सर। बल्कि यहाँ पे देखिए, एक मैंने कल आपको नोट भी करवाया था और बताया भी था कि एक अंतर्विवाही समूह होता है और एक जाति की पुश्तैनी व्यवसाय भी होता है। किसी बच्चे ने यहाँ पे मुझे जवाब भी दिया था, मुझे याद है, प्राचीन भी बोला था। पुश्तैनी या परंपरागत, जिसको ट्रेडिशनल शब्दों से रिलेट कराया था उन्होंने। और जब परंपरागत वाली बात होती है तो उस क्रिया में अगर कभी कभी पुश्तैनी व्यवसाय के बजाय परंपरागत भी लिख दे तो गलत नहीं होगा, वो भी आपका सही होगा। अतः मैं आपके से आप सभी से कहूँगा कि सी वाला जो ऑप्शन जाएगा वो करेक्ट होगा, है ना। इरावती कर्वे जाति व्यवस्था को परिभाषित करते हुए उसने नातेदारी समूह के बारे में बताया, और उसमें दो महत्वपूर्ण विशेषता बताई, जो एक अंतर्विवाह था, दूसरा जो बेसिकली पुश्तैनी व्यवसाय था। इरावती कर्वे ने यही क्रिया को बेसिकली एक दूसरी किताबों के रूप में प्रकट किया था, हिंदू समाज, जो 1961 की रही थी। भारत में बंधुत्व संगठन नामक पुस्तक है, और इसका उल्लेख भारत में नातेदारी। भारत में नातेदारी संगठन कह लीजिए या बंधुत्व का बेसिकली शब्द रिलेट हो रहा है,
संगठन, तो वो नाम रिलेट होगा आपका नातेदारी। नातेदारी। यस सर। बिल्कुल, नातेदारी व्यवस्था। अच्छा, ये पुस्तक अगर हम बात करते हैं तो क्या 1953 लगाना उचित रहेगा? क्या सर? 1953 वर्ष इसका लगाना उचित रहेगा? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होगा कि नातेदारी व्यवस्था का, जहाँ भारत में बंधुत्व संगठन की बात हो रही है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। और ऐसी किताबों में अगर हम बात करते हैं ना आप लोगों से, भारत की बंधुत्व की व्यवस्था में ही या भारत के बंधुत्व के संगठन में ही, तो इन्होंने जो है भारत के 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा था, जिसमें नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन हुआ था, है ना? तुलनात्मक अध्ययन हुआ था। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्रों को रिलेट कराया था, जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर था। क्वेश्चन नंबर 90 इरावती कर्वे ने भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर संपूर्ण भारत की बंधुत्व व्यवस्था को कितने वर्गों में डिवाइड किया है? 2, 3, 4, 5? 4। अभी अभी आपने चारों का नाम सुन भी लिया है ना? उगांत करके मैंने एक किताब भी जाते जाते आप लोगों से नोट करवाया था, मुझे जहाँ तक वो भी इरावती करवे। हाँ, 1969 का वर्ष नहीं। है, इरावती कर्वे का नाम आपका सीधा। निम्नलिखित समाजशास्त्र में किस एक ने जाति को व्यापक स्वजन समूह के रूप में लिया है ना? 90, जाति को ना सर? हाँ 92 में। जाति। जी जी जी, यहाँ पे जाति को विस्तृत स्वजन। सर बी या डी में से कोई एक होगा। बी और डी में से कोई एक होगा। अब मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे डी ही करेक्ट होगा कि सर हाँ। एक ने जाति का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है। स्वजन समूह का जो संदर्भ इन्होंने दर्शाया था कि इरावती कर्वे ने, तो भारत में नातेदारी व्यवस्था के समाजशास्त्री और मानव शास्त्रीय अध्ययन होने के नाते इरावती कर्वे महोदय ने अपनी क्रियाओं को, अपनी प्रक्रियाओं या क्रियाओं को, जैसे आप ये कह सकते हो जनसंख्या, प्रजातंत्र, प्रजाति तंत्र, जाति की उत्पत्ति, ग्रामीण और नगरीय समुदाय का अध्ययन, नातेदारी व्यवस्था, पश्चिम भारत के प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं, इन सभी प्रक्रियाओं में इनका नाम दर्शाया गया विस्तृत स्वजन समूह, विस्तृत स्वजन समूह। और इन्हीं शब्दों को ये रिलेट कराते हुए इरावती कर्वे आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 92 का जवाब जो जाना चाहिए वो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है हमारे सामने कृतियाँ और एक तरफ वर्ष। हमें गलत का चुनाव करना है। कौन सा गलत लिखा हुआ है इसमें? कौन सा गलत लिखा हुआ है? सर्वोदय की बात अगर हम लोग करते हैं, महात्मा गांधी का आप सभी लोगों ने नाम सुना भी होगा, मैंने पहले भी आप लोगों से पढ़ाया भी है कि सर्वोदय बड़ा ही फेमस सिद्धांत था और वो सिद्धांत था महात्मा गांधी जी का। सर्वोदय शब्द की व्याख्या गांधीवादी समाज के रूप में ही की गई। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पता होगा, है कि नहीं? सभी के कल्याण की बात हुई थी सर्वोदय में, यस या नो? यस सर। तो सर्वोदय की अवधारणा महात्मा गांधी जी के द्वारा कब दी गई थी? अब ये भी देखो, उनके साथ में अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, जो है नाम आता है एक विनोबा भावे का नाम, और एक नाम आता है जयप्रकाश नारायण। याद आ रहा है आप लोगों को? बताइए आपको ये नाम यस सर। चाहिए। यस सर। हाँ, कि उस प्रक्रिया में 2 लोग जो हैं इनके सहयोगी थे। सर ये ऑनेस्ट टू दी लास्ट करके ऐसे कुछ था उस बुक में, अवधारणा दी 1908 में। नहीं नहीं नहीं, 1948 की कॉन्सेप्ट। जी जी अनटू द लास्ट करके आपने बताया, जो अनटू द लास्ट जॉन रस्किन की किताब थी, जी। उस किताब से ये प्रभावित हुए थे। तो 1948 में महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। जब भारत ने देश के लंबे ब्रिटिश शासन को सफलतापूर्वक समाप्त करके स्वतंत्रता को प्राप्त किया था, तो उस कंडीशन में ये शब्द देखने को मिलता है। विकल्प आपका यहाँ पे डी सही नहीं लिखा हुआ है, एंड सभी अदरवाइज अगर मैं बात करता हूँ तो वो सारे विकल्प आपके सही हैं।
बाकी हिंद स्वराज 1909 में, अब मेरे सपनों का भारत 1947 में, हरिजन 1933 में, ऐसे शब्द हम लोगों को देखने को मिले हैं। परंतु सर्वोदय 1948 में मिला है, 48 में मिला है कि नहीं? ये बात सही है, बताइए। यस सर। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इसके संदर्भ में। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन आपके सही जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं है, बाकी सारी है? क्या ऑप्शन नंबर जो सी वाला है 94 का, ये हो सकता है या नहीं? रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। यही हो सकता है सर, ये अनहेलेंस ऑफ द कास्ट, ये तो सर है, इसमें इन्होंने मतलब वो कास्टिज्म को सर्वनाश की बात की थी। अब बुद्धा इज ड्रामा, ये आपने बताया ही था, और अनटचेबल हु आर दे, ये भी आपने बताया था, यही हो सकता था सही। बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप कहेंगे सी वाला, देखिए आप इस तरीके से एलिमेंट करिए जिस तरीके से आपने भी एलिमेंट जो है एलिमिनेट किया है। जैसे अनटचेबिलिटीज़ हो गया, ठीक है, अनहिलेशंस हो गया, द बुद्धा हिज अ ड्रामा हो गया, मैंने अभी आप लोगों को जिक्र भी किया था। सर आवाज नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो, आ रही सर, आ रही है। आ रही? तो इस सवाल का जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो सी वाला, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। सर इनमें एक बड़ी दिक्कत आती है, इनके ईयर ना वो याद नहीं होते, भूल ही जाते हैं सर। अब जैसे अभी आपने बताया 1948, द वो मुझे बुद्धा 8 तो याद था, लेकिन मैं 1908 में चला गया वो। अच्छा, ये देखिए आपका 1957। देखो आप जब बार बार किसी चीज़ को देखेंगे सर ना, तो जाहिर सी बात है आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। अनटचेबिलिटीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी किताब को जो बेसिकली 1948 में प्रकाशित किया गया, तो ये जब आप 2-4 बार देखेंगे तभी ये चीज़ें याद हो पाएंगी। चलिए क्वेश्चन देखिए 95 में, श्रीनिवासन ने रामपुरा को संरचनात्मक प्रकारात्मक अध्ययन से संबंधित निम्न कथनों को पढ़े और उसको प्रचलित सामाजिक व्यवस्था में क्या सत्य नहीं है उसको आइडेंटिफाई करें। जो सत्य नहीं है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपसे अगर कहता हूँ, देखिए ओक जो है ओकलिंग प्रभु जाति, ये देखो प्रभु जाति जब भी नाम आए ना प्रभु जाति के संदर्भ में भी, तब भी आप एम.एन. श्रीनिवासन का नाम आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर भी जिक्र किया है प्रभु जाति के बारे में, प्रभु जाति के बारे में जिक्र किया गया है। और जिसे ओकलिंग जाति जो ओकलिंग जाति के सदस्य ही गांव में सबसे बड़े जो भूस्वामी होते हैं उनको कहा गया है ना, उनको कहा गया है। तो गांव की जनसंख्या का आधा भाग कृषि पर आधारित था, है ना। ओकलिंग जाति के सदस्य ही गांव के सबसे बड़े भूस्वामी होते हैं और उन्हीं को बोला गया है इसने क्या, प्रभु जाति, ओकलिंग प्रभु जाति। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहली वाली स्टेटमेंट तो है। अब यहाँ सवाल क्या था कि हमें वो आइडेंटिफाई करना है जो नहीं था, तो इसका मतलब मैं ए को हटा दूँ, ये तो है, बोलिए। दूसरे की बात करते हैं, जनसंख्या का 80% भाग कृषि पर आधारित। देखो ये भी सही है। आधा भाग है ना कृषि पर, आधा का मतलब 50% हुआ, 50%। आधा का मतलब 50% हुआ, तो ये आपका गलत आ गया। यहाँ इस सवाल के आधार पे अगर हम चल रहे हैं तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बताओ समझ में बात आ रही कि नहीं? ये पहला दूसरा। यस सर, वही कल आपने बताया था। हाँ, जजमानी व्यवस्था का प्रचलन, जजमानी व्यवस्था का प्रचलन नाम अगर हम बात करते हैं श्रीनिवासन की बात, तो इनकी प्रक्रिया में रामपुरा में जजमानी व्यवस्था का प्रचलन था। जैसे कुम्हार, धोबी, नाई कृषि की सेवा करता था और बदले में सफल के जो फसल होती है उसके समय में उन्हें अनाज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त मान लीजिए तेली हो गया, टोडी हो गया, गड़ेरिए हो गए आदि ऐसी नौजातियाँ भी रही हैं, है ना, जो कृषकों को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि श्रीनिवासन ने पूरा गांव में ये भी प्रक्रिया को अध्ययन किया है। यानी अब ये कह लीजिए कि पहला हट गया और तीसरा हट गया, तो ये दो बातें तो सही निकल गई, पहला और तीसरा तो सत्य है एम.एन. श्रीनिवासन के, है कि नहीं। अब वस्तु विनिमय का प्रतिबिंब,
वस्तु विनिमय का प्रतिबंध, वस्तु विनिमय का प्रतिबंध ये भी नहीं, प्रतिबंधित नहीं किया। देखिए, जजमानी व्यवस्था के अतिरिक्त गांव में ना वस्तु विनिमय की प्रथा का भी प्रचलन था। प्रतिबंधित का मतलब होता है बंद कर, वो प्रचलन था। रामपुरा गांव में वो प्रचलन था। ठीक है, बताइए। जी। तो सही विकल्प यहाँ पे होना चाहिए डी। क्वेश्चन नंबर 96, द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज पुस्तक है। इस पुस्तक की अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें गलत का चुनाव करना है, गलत का चुनाव करना है। चलिए थोड़ा सा मस्तिष्क पर जोर डालिए। क्या द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, ये याद आ रही है ये किसकी किताब है? द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट। नहीं याद आ रहा है? बाकी आप द कम्युनिटीज ऑफ कम्युनिटीज की बात करेंगे तो द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट, राधा, आपने नाम सुना है राधा कमल मुखर्जी का? किसका? राधा कमल मुखर्जी। यस सर, 1951 याद आ गया। नहीं, ये तो अगर हम बात करेंगे उनकी किताबों पर द सोशल फंक्शन एंड आर्ट के बारे में, तो वो 1948 की प्रक्रिया में, हाँ, सर 1943। 1948 की प्रक्रिया में, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ द कम्युनिटी एंड कम्युनिटीज़ की बात, तो 1966 है, सही है। द वे ऑफ ह्यूमनिज्म शब्द की बात अगर हम लोग करेंगे तब भी आप 1968 कहेंगे, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस 1956 कहेंगे, ये भी स्टेटमेंट सही होगा। ये वाला 1954 की बजाय अगर 1948 होता तो सही होता, है ना? तो विकल्प यहाँ पे तीसरा सही होगा। निम्नलिखित में से एम.एन. श्रीनिवासन की कृतियाँ बताइए, इसमें से कौन सी हैं? ये आपको सही आइडेंटिफाई करना होगा। नाम एम.एन. श्रीनिवासन है भाई। देखिए, एक तो अगर मैं बात करता हूँ कृतियाँ हैं, तो माई बड़ौदा डे। 1981, ठीक है, और सोशोलॉजी इन दिल्ली जी 1993, है ना, 1993। लेकिन ये तो श्रीनिवासन का है, ये श्रीनिवासन का है, पहला और चौथा, ये सही है। लेकिन द इंडियन साधुज का नाम याद आ रहा है आपको? ये किनका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है साधुज का नाम? सर, कल ही बताया था आपने ये। हाँ, किसका नाम यहाँ पर फिर हम लोग देखेंगे इंडियन साधुज में, है ना? देखो, आपको तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि एम.एन. श्रीनिवासन का ये कॉन्सेप्ट है। गुरवे का है सर साधु, किसका? घुरई का। जी.एस. घुरई का। ओके, तो कल्चर एंड सोसाइटी, देखिए यहाँ आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है मुझे, करेक्ट दिया है। जी.एस. घुरई का नाम आपने बताया है सर, द इंडियन साधुज के बारे में या साधक के बारे में 1964 में, ये आपका करेक्ट होगा। लेकिन जी.एस. घुरई के परिप्रेक्ष्य में, जी.एस. घुरई के परिप्रेक्ष्य में कल्चर की बात करेंगे अगर हम लोग एंड सोसाइटी की बात, तब भी नाम किसका देखने को मिलेगा? कल्चर एंड सोसाइटी, घुरई का ही। जी.एस. घुरई का नाम। तो मेरा कहने का आशा ये था कि कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, और
सोसाइटी का मतलब होता है समाज। तो उन्होंने इस पर जो है भारतीय साधु धार्मिक चेतना दो ब्राह्मणवादी संस्थाओं के रूप में गोत्र एवं चरण 1972 में नामक अध्ययनों में भारत के पौराणिक और कई धार्मिक ग्रंथों का प्रयोग किया गया था। तो केवल यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, एम.एन. श्रीनिवासन के दृष्टिकोण से। संस्कृतिकरण की किन विशेषताओं को, मतलब देखिए इन निम्न विशेषताओं को पढ़िए और कूट की सहायता से सत्य का चयन करिए। संस्कृतिकरण के दृष्टिकोण से आपको सोचना होगा, क्वेश्चन नंबर 98 है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ पे देखिए संस्कृतिकरण की विशेषता में अगर हम बात करें, पहले कहता है कि निम्न जाति और उच्च जाति का अनुकरण करती है, ये बात पर सही है, मैंने बताया है संस्कृतिकरण में। या दावा वस्तुतः 2 पीढ़ी तक चल जो है तक करना पड़ता है, ये भी बात सही है। संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, देखिए संरचनात्मक है, ये भी स्टेटमेंट सही है ना। संस्कृतिकरण केवल एक जाति तक सीमित नहीं होती बल्कि अन्य जातियों तक भी पाया जाता है, ये भी सही है, यानी सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका सही चला जाएगा। 99 में देखिए एक बार ये किताब दिया गया है और आपको गलत का चयन करना है। 99 में गलत का अगर चयन करेंगे, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड की बात हो रही है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो आप बी वाले ऑप्शन को देखेंगे, विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये आपको याद आ रहा है विलेज। यस सर, कल ही आपने बताया इसको भी। तो यहाँ पे किसका नाम हमें लगाना चाहिए? श्रीनिवासन का है क्या सर ये? कास्ट एंड क्लास जेंडर एंड मेथड अगर आप बात कर रहे हैं तो उस Yes. परिपेक्ष में आपको यहाँ बेसिकली जब मैं आपको बता रहा था कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन शब्द को लेकर, कास्ट रेस एंड रेस के बारे में बात कर रहा था, उन प्रक्रिया में अगर हम लोग जिक्र कर रहे थे तो यहाँ जवाब हमारे सामने होना चाहिए था 1961, जो कि गलत जवाब आ गया है। किताब का नाम ही गलत लिखा हुआ है। बाकी देखो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर की बात करेंगे, एम.एन. श्रीनिवासन सही आ जाएगा। सही है। माई ब्रदर डेज की बात अभी मैंने आपको नोट भी करवाया है, यस 98 सर। में याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये भी सही जवाब हो जाएगा। अभी सोशोलॉजी इन दिल्ली की बात हमने नोट करवाया आप लोगों से 1990। यस सर। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है केवल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में आपको कथन पर विचार करना होगा, थोड़ा सा विचार करिए और मुझे बताइए कि 100 नंबर का जो सवाल होगा वो क्या होना चाहिए। देखो 1927 में मुंबई विधान परिषद के सदस्य के रूप में 27 में आए थे, सही बात है। 1936 में डिपेंडेंट पार्टी ऑफ की स्थापना की, गलत है सर। सही है। नहीं सही है, मैंने अभी आपको नोट सही है। किया था, सही है। हाँ ये आप कह लीजिए कि 1944 में गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य की मनोन्नति के रूप में अगर यहाँ पे नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिया जा रहा है तो ये गलत है ना। गवर्नर जनरल के परिप्रेक्ष्य में इसने कहा है और वहाँ इसने जो रखा है वर्ष वो 1944 रखा। अगर यहाँ पे 1942 रखा होता तो सही होता, 42 रखा होता तो फिर सही हो जाता, 44 की वजह से ये गलत हुआ है। 49 में स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री के रूप में जाना भी गया, ये भी सही है। तो पहला दूसरा चौथा अगर सही करोगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा? डी वाला सही होगा। बात समझ में आ रही? डॉक्टर जी.एस. घुरई के संदर्भ में एक किताब, एक सवाल आया कि द सोशल टेंशन इन इंडिया। देखो ये थोड़ा सा अध्ययन और विषय वस्तु के रूप में स्पष्ट रूप से यहाँ पे जिक्र किया गया है और मैं आप सबसे कहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, 101 नंबर के सवाल को। तो अगर सर एक सेकंड का टाइम दीजिएगा सर। जो ये विकल्प है अल्पसंख्यक तनाव को चर्चा करता है, इसमें जो अध्याय तीसरा है इस किताब में सोशल टेंशन इन इंडिया को लेकर वो मानव को लेकर जिक्र करता है और जो अध्याय 8 है वो हिंदू मुस्लिम कलाओं का वर्णन होता है। 10वें वाले में हिंदू मुस्लिम दंगों का याद होता है। देखिए एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, जब ऑप्शन सही ना आपको लगे, कुछ यूनिक भी लग रहा होता है ऐसी कंडीशंस में, और ख़ासकर मैं अगर बात कर रहा हूँ किसी अध्याय पूछ लिया जाए, भाग पूछ लिया जाए, है ना, भाग पूछ लिया जाए या आपसे किसी के बारे में उसके स्तर को पूछ लिया जाए, ऐसे सवालों में और क्रम पूछा जाए
तो आप क्या करें, ए का 2 से लगाएं, बी का 1 से लगाएं, सी का 4 से लगाएं, डी का 3 से लगाएं। तो 1-2 में क्रॉस करते जाएं, इंटरचेंज करते जाएं, पहले दूसरे में भी इंटरचेंज करते जाएं। ये ट्रिक है। जब कभी अध्याय, भाग, स्तर, चरण वगैरह के बारे में किसी विद्वान वगैरह पर्टिकुलर पूछा जा रहा है, तो ऐसी जगहों पे ऐसी ट्रिक लगाएंगे, तो वो ऑप्शन आपका बेसिकली 99% चांस होता है आपका सही जाने का, है ना। आगे बात करते हैं जीएस घुरई के बारे में, क्वेश्चन नंबर 102। फिर अगेन जीएस घुरई का नाम आया है। अध्ययन नहीं, ये वो तो पिछला सवाल किस पे था? अध्याय पे। अध्याय पे था, लेकिन किसकी किताब थी वो? टेंशन वाली किताब किसकी थी? जीएस घुरई की था। सर घुराई की थी ना। घुरई की थी, हाँ। तो उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर भारत जो है विदा शास्त्र को बनाया। ये देखो, जीएस घुरई के परिप्रेक्ष्य में अगर ये भी स्टेटमेंट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि भारत विदा शास्त्र को बनाया जीएस घुरई ने, ये भी बात आपका सही है। ये घुरई के अध्ययन पद्धति में देखने को मिला है। भारत विदा शास्त्र कह लीजिए या वांग्मय परिप्रेक्ष्य कह लीजिए, वांग्मय परिप्रेक्ष्य बेसिकली आजकल इसको बोला जाता है, वांग्मय, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो आपका, मैं आप सबसे कहूँगा कि भाई ये सही जवाब है, गलत नहीं है ना। 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन, देखो ये गलत लिख दिया गया है ना, ये क्या कर दिया गया है यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ तो ये गलत लिख दिया गया है। 1952 में सोशोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, यानी सही है, गलत कहाँ हुआ, ये भी सही कर लीजिए। दूसरा भी आपका सही है। अपनी उनकी पुस्तक थी सिटी एंड सिविलाइजेशन, जिसमें तनाव का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन किया, ये गलत हो गया आपका। ये आपका अगर हम बात करते हैं तो सोशल टेंशन इन इंडिया में, ठीक है, इंडिया में तनाव और ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन के दायरों में, जहाँ इंग्लैंड नारों के, ये भी आपका सही जवाब चला जाएगा भाई, ये भी आपका सही होगा। घुरई ने भारतीय कला, नेत्र, वेशभूषा पुस्तकों का लेख लिखकर इसमें अपनी रुचि को प्रदर्शित किया है। देखो ये भी सही है, यहाँ पे चारों सही है, लेकिन ऑप्शन इसमें गलत लिखा हुआ है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है? सही तो यहाँ पे सारे हैं, यहाँ पे ऑप्शन बेसिकली क्या हुआ है, गलत आया हुआ है। ऑप्शन आना चाहिए था आपका यहाँ पे और, ठीक है, ये सारे कथन सही है, ठीक है, गलत कोई नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर बेसिकली 103 की बात करते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? 103 में द बुद्धा हिज ड्रामा से। राधा कमल मुखर्जी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज से। एम एन श्रीनिवासन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? इंडियाज विलेज से। इरावती करवई बांध। युगांत से। तो क्या आप पहले वाले ऑप्शन को चुनाव करना उचित रहेगा? बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही जवाब होगा। कथन पर विचार करो जरा। महात्मा गांधी के संदर्भ में क्या नैतिकता का सिद्धांत महात्मा गांधी जी का है? बिल्कुल है, ये आपका सही जवाब होगा भाई, ठीक है। मनुष्य सारे यांत्रिक साधनों के बिना काम करने में अभ्यस्त नहीं हो जाते जब तक कि बड़े उद्योग और समाप्त नहीं हो जाते। बिल्कुल, ये भी बात सही है, महात्मा गांधी जी का नाम था। पूंजीपतियों के हित परिवर्तन, पूंजीपति अपनी निजी संपत्ति ना समझकर पूरे समाज की धरोहर समझे। पूंजीपतियों के हित परिवर्तन की ये बात हम कर रहे हैं किसके किसके परिप्रेक्ष्य में? महात्मा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में। बताइए, महात्मा गांधी जी के ही दृष्टिकोण से ये क्रियाओं को हम लोग समझ रहे हैं ना। जी तो आप लोगों ने उनके जो है, मैंने आपको सिद्धांत लिखवाए थे, है ना, उनके सिद्धांत लिखवाए थे, और वो सिद्धांत थे सदाचार और समान हित के संदर्भ में, है ना, समान हित के संदर्भ में। तो गांधी जी की या समान हित की अवधारणा की लोगों को दीन दुखियों के प्रति, उदार के प्रति प्रेरित करने के संदर्भ में, है ना। और उनका ये शब्द था कि भौतिकवाद के स्थान पर
अध्यात्मवाद को वरीयता देने के संदर्भ में, अध्यात्मवाद को वरीयता देने के संदर्भ में। तो गांधी महोदय ने हृदय परिवर्तन की बात की थी, हृदय परिवर्तन की बात की थी। और आपको याद भी होगा कि गांधीवादी पूंजीपतियों की हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हुए नासिकता के सिद्धांत पर बल दिया और सर्वोदय का मुख्य उद्देश्य भिन्न वर्गों के कल्याण को महत्व देना और वर्ग सहयोग पर बल देने की बात किया। तो हृदय परिवर्तन का मतलब यहाँ ये शब्द नहीं था कि पूंजीपति के हित परिवर्तन या पूंजीपति अपनी निजी संपत्ति समझकर पूरे समाज की धरोहर समझे, पूरी धरोहर समझे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से पाठ बन सकता है हृदय परिवर्तन का, बन सकता है ना। हृदय परिवर्तन को विश्वास रखते हुए नासिकता के सिद्धांत पर ये क्रिया बन सकती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये सही जवाब है। अब बताइए, महात्मा गांधी ने समाज के लिए समाज के लिए दार्शनिक समाधान प्रस्तुत किए। महात्मा गांधी जी ने, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? महात्मा गांधी ने समाज के लिए दार्शनिक समाधान प्रस्तुत किए। समाज के लिए, समाज की उन्होंने नव निर्माण की राह दिखाई है, मानवता की रक्षा के लिए बात किया है, ना कि दार्शनिक समाधान के लिए। ये आपका गलत है। पहला दूसरा तीसरा सही होगा। पहला दूसरा तीसरा सही होने के नाते पहला दूसरा तीसरा सही होगा या पहला दूसरा चौथा सही होगा? पहला दूसरा चौथा सही होगा सर। नहीं, पहला दूसरा तीसरा सही होगा, सॉरी। बिल्कुल, पहला दूसरा तीसरा सही होगा, चौथा गलत है। चौथा गलत। चौथा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या चतुर्वर्गीय अवस्था को प्रबल आलोचक था? हाँ, यस, आपका करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है। उसके 4 वर्णों का दार्शनिक ढांचे के हिंदू योजनाओं की जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। सही है। ये भी सही है। क्या उसने महार वतन कानून का विरोध नहीं किया था? अंबेडकर ने किया था महार, क्योंकि महाराष्ट्र में है ना ये महार जाति। यस सर। ये गलत हुआ है। उसने समता जो है, समता सैनिक दल के, ये भी गलत होगा सर। सैनिक समानता के समता सैनिक स्थापना की। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी सही है, उनका विचार है ना। अब उपरोक्त में से कौन सा असत्य है? असत्य तो केवल तीसरा सही है। आपका ऑप्शन ए जाएगा। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए सर? ये समता सैनिक दल वाला सही है सर। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो इन्होंने समता सैनिक जैसी शब्दों पर, यानी जब ये ना 1917 में भारत लौट कर आए थे तो महाराजा बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी बड़ौदा में। राज्य के उच्च पद पर होने के बावजूद भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि उनको अछूत मानते थे। उसी संदर्भ में और उसी प्रक्रिया में बेसिकली फिर इन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की थी कि लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, है ना। ठीक है, बताया तो था आप लोगों को इसके बारे में। जी जी। आगे देखिए 106, ये लास्ट सवाल ले लीजिए आज का। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था क्या? हाँ। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को अन्याय और असमानता का शोषण का प्रतीक मानते थे क्या? जी सर। मानते थे। गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श रहे हैं। ये बिल्कुल सही जी है। जी। इनमें से कहता कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? सर आप। ये तो मैंने सारे सत्य कर दिए। हाँ। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार कब किया था? 1900 मतलब 1956 में स्वीकार किया था। और ये 55। 55 में तो सर
सभा बनी, अपना सभा बना। 55 में तो सभा बनी थी, यानी ये बात तो सही है। मनुस्मृति का इन्होंने वो भी किया था, है ना, आलोचना भी की थी, उसके प्रतीक माना भी था, ये भी सही है। तीसरा अगर मान लो गलत मानते हैं तो तीसरा सभी के साथ, ये तीसरा बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फूले के जीवन के आदर्श भी रहे, ये भी सही है, सभी सही है, बात सही है। सवाल में गलत दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो ये ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन डी जाएगा, ठीक है ना, यहाँ सभी सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए, है ना, जी सर। बाकी जो Thank you, sir. कल डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 पर। सर इसके बाद अब सेकेंड यूनिट चालू करेंगे सर। हाँ, कल 2 यूनिट है आपकी। सर सेकेंड यूनिट को भी सर ऐसे जैसे अभी आपने पूरा फर्स्ट यूनिट पढ़ाई ना सर, इस टाइप से पढ़ाइएगा तो हाँ, सही रहता है, याद हो जाता है हाथों हाथ। नहीं सारी चीज़ें इसी तरीके से चलेंगे सर। एक्चुअली सर क्या है ना, जैसे आप पढ़ाते हैं मैं शॉर्ट नोट बनाता हूँ, मैं नोट बना ही नहीं रहा, वो जो आप पढ़ाते हैं बस मैं उस पर लिखता हूँ, और उससे वही क्या है काफ़ी सर वो है, पूरा। वही बेटर, वही आपको ध्यान से पढ़ते चलना है, नोट कर। मैं सिर्फ सर उतना ही पढ़ रहा हूँ मैं, इसके अलावा मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता सर, मैं उतने दिमाग लगा रहा हूँ जितना आप पढ़ा रहे हैं बस। हाँ, और बाकी अगर आप उसके डीप में जानना चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप जरूर जाके सीन कर लिया करें। सर पीडीएफ पढ़ने की जरूरत है क्या सर, अगर जैसे मान लीजिए आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ने क्लास की में। ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सोचते जी हैं कि थोड़ा सफिशिएंट कंटेंट नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे जी हैं, तो वो जी। सोचते हैं कि कोई पीडीएफ मिल जाए तो हम थोड़ा सा और उसके डीप में जानकारी ले सकते हैं, है ना, तो वो सर मैं जैसे बेटर रहता है। यूज पब्लिकेशन की बुक लगाता हूँ, उसमें सर लगभग जो आप पढ़ाते हैं सभी मुझे थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर रहते हैं, तो मैं उनके पीछे नहीं भगा, क्योंकि मुझे सर सिर्फ क्वालिफाई करना है, मुझे टॉपर तो बनना नहीं है। जी यूथ कंपटीशन की बुक भी बढ़िया है ना, जी। समसामयिक घटना है ना वो। हाँ सर, समसामयिक घटना। हाँ, बहुत बढ़िया किताब होती है सोशियोलॉजी में सारी, है ना, उत्तराखंड वगैरह बच्चे जो वही पढ़ के जाते हैं सब, मेडिकल सोशल। हाँ सर, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, कि मैंने देखा कई लोग होना सर उतना ही पढ़ के जाते हैं, वो पेपर निकल जाता है उनका, तो मैं तो फिर भी नहीं, बढ़िया है क्लास वो ही ले रहा किताब, समसामयिक घटना भी ठीक है, हूँ। जी समाजशास्त्र बढ़िया करते जी हैं। चलिए जी आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, ठीक है, फिर जी मुलाकात थैंक यू करते हैं सर। क्लास में। थैंक यू।